नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वो कोई एक टॉपिक नहीं, आज हम पूरी जितनी रसायन शास्त्र मतलब साइंस में, विज्ञान में, केमिस्ट्री में जितनी मूलभूत अवधारणाएं होती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चालू करना प्रारंभ करने वाले हैं। हमने इन 10 बिंदुओं का पहले भाग में चयन किया। पढ़ने को बहुत विस्तार में बहुत सारी विषय वस्तु है, लेकिन अभी हम वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर 10 विषय वस्तु को लेके चल रहे हैं। आपको मैं प्रारंभ में ही जताए देता हूँ कि मैं यहाँ जो लिखूंगा वो डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा के मिटाता चलूंगा, स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं होगी। आज हम आपको जो अध्यापन करा रहे हैं वो पूरी चीजें आपको एक लाइन से शुरू से आखिरी तक समझा रहे हैं। इसमें इस व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाएगा, आपको हर चीज समझाई जाएगी, लेकिन रुककर स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था नहीं होगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अच्छे ध्यान से सुने और उसको फिर अपनी कॉपी में नोट करें। प्रारंभ करते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि इतनी विस्तृत चीजें आपको एक ही वीडियो में एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अब परीक्षाओं का समय नजदीक। ध्यान दें, सबसे पहले मैंने लिखा है परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। पहले आप समझ लें, हम जब पृथ्वी को खोद के पदार्थ को निकालते हैं तो उसे खनिज अयस्क कहते हैं। अयस्क को जब साफ करके उसमें से एक ही प्रकार के कणों के निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका है, ध्यान से समझिएगा, दक्षिण अफ्रीका में सोना बहुत पाया जाता है। आपको मालूम चला कि इस इलाके में सोना बहुत है, तो आपने इधर पर खोदाई शुरू कर दी, खोदना शुरू कर दिया, तो इनके डिगले निकले। उन डिगलों में कॉपर भी होगा, सोना भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगी, चांदी भी होगी, अलग अलग प्रकार की आयरन भी होगा, धातुएं होगी। मतलब कहने का कि जब हमने पृथ्वी को खोद के निकाला, यहाँ क्यों खोदा? क्योंकि हमको जानकारी मिली कि यहाँ सोना बहुत अधिक मात्रा में मिलता, तो हमको तो सोने से मतलब है, गोल्ड से। तो हमने खोद के जो पदार्थ निकाला उसको खनिज अयस्क कहते हैं। अब खनिज अयस्क में से हमको सिर्फ सोना चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो हमने इस खनिज अयस्क का शुद्धिकरण किया, प्यूरिफिकेशन। शुद्धिकरण की कई विधियां होती हैं, है ना। शुद्धिकरण करके हमने फिर सिर्फ सोना, गोल्ड, ये भर प्राप्त किया। तो इसको प्राप्त किया मतलब इसके हर बिंदु पर एक समान गुण होंगे, इसको हम कहते हैं तत्व। एक ही प्रकार के गुणों वाले पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तत्वों को आपस में मिलाने पर यौगिक बनता है, ठीक है ना। जैसे Mg मैग्नीशियम में क्लोरीन मिलाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। तो आपको ध्यान देना, एक ही प्रकार के गुणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है, ठीक है। पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अणु कहते हैं। अणु से भी छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु से भी छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी आयन कहते हैं। सबसे पहले आया खनिज अयस्क, फिर तत्व, तत्व का छोटे छोटा कण अणु, अणु का छोटे छोटा कण परमाणु, परमाणु के अंदर होते हैं उससे भी छोटे कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऋण आयन, धन आयन, ये आयन कहलाते हैं। अणु और परमाणु में क्या अंतर है? तो अणु ये स्वतंत्र होता है और ये बेचारा परतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो अणु और परमाणु
अंतर है कि अणु स्वतंत्र तो होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, जबकि परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं तो उस समय जो दो पदार्थों को आपने आपस में मिलाया वो परमाणुविक अवस्था में होंगे, उनके परमाणु आपस में क्रिया कर रहे होंगे और वो क्रिया पूरी हो रही होगी। कभी भी कोई भी द्रव्य या पदार्थ या तत्व अपनी आणविक अवस्था में रासायनिक क्रिया किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि अणु क्रिया नहीं करते। तो ये हुआ अणु और परमाणु में अंतर। अब आपको एक बात समझना है, परमाणु के बारे में अपन को आगे यहाँ बिंदु दिया है, उसको बाद में विस्तार से समझेंगे। अब ये पर पहले पॉइंट पर आ जाए, परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन होता है ठोस का द्रव में बदलना, जैसे आपने बर्फ को पानी में बदल दिया और पानी से आप दोबारा बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। जिसमें मूल पदार्थ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वाष्प, पानी से वाष्प और वाष्प से पानी, मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि आपने लकड़ी को जलाया, कोयला बन गया, कोयले को जलाया और राख बन गई, तो इससे ना तो इसको प्राप्त कर सकते हो ना इसको प्राप्त कर सकते हो। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जिसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन है। आगे आपको ध्यान से समझना है, विशेष रूप से ध्यान देना है कि पदार्थ की ये लिखा है अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी भी होती है जिसका अध्ययन प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं किया जाता, शुरुआत में छोड़ दिया जाता है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ यानी द्रव्य की तीन अवस्थाएं। ठोस, जिसके कण पास पास होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं, जिसके कण इसकी तुलना में दूर होते हैं वो द्रव है, जिसके कण बहुत ही दूर दूर होते हैं वो गैस है। ठोस में कण पास पास होते हैं यानी घनत्व ज्यादा होता है, द्रव में कण दूर दूर होते हैं यानी घनत्व कम होता है, गैस में कण बहुत ही दूर होते हैं यानी गैस में घनत्व बहुत ही कम होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, द्रव की तुलना इससे और इससे की जाती है। द्रव का घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से ज्यादा होता है। अब आप एक को हमने पहले बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिन्हें अणु कहते हैं। तो चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, ये सब मान लीजिए अणु। तो किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में, किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। और दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो ठोस में चूंकि कण बहुत पास पास है तो इनके बीच की अंतरा आणविक दूरी या स्थान कम होता है और आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। इनके ये अणु एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करते हैं। द्रव में इसकी तुलना में कम होता है, अंतरा आणविक दूरी ज्यादा होती है, कण थोड़ा दूर होते हैं और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इसकी तुलना में ये वाला बल कम होता है। गैस में जो कण है उनके बीच की अंतरा आणविक दूरी बहुत ही ज्यादा होती है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठोस के कण जो अणु है वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा आकर्षण बल से बंधे
करने को स्वतंत्र होते हैं। जब ये गैस के अणु आपस में टकराते हैं तो उसको हम संघट्ट कोलिजन कहते हैं। बाद में बड़ी कक्षाओं में पढ़िएगा। अभी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा, बड़ी कक्षा में पढ़ना है। तो दूसरा बिंदु हो गया। अब आया इससे जुड़ा हुआ बिंदु जो जरूरी है वो ये है अवस्था परिवर्तन, और ये इतने सारे बिंदु क्वथनांक, गलनांक, क्वथन, गलन, हेमन, हेमांक, द्रवण, द्रवणांक क्या होता है, इसको आपको थोड़ा समझना है। ध्यान देंगे आप। जब ठोस को हमने गर्म किया और ये द्रव में बदल गया, ठोस को गर्म करने पर यदि वो द्रव में बदल गया तो इस क्रिया को गलन कहते हैं, और जिस ताप पर होती है उस ताप को गलनांक कहते हैं। द्रव को गर्म किया और वो वाष्प में बदल गया, गैस में बदल गया, तो ये क्रिया कहलाती है क्वथन, और जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाए यानी पिघल जाए, ठोस को गर्म किया और पिघल गया तो वो क्रिया कहलाती है गलन, और जिस ताप पर होती है उसको कहते हैं गलनांक। अब जब द्रव को गर्म किया वो उबल गया और वाष्प यानी गैस में बदल गया तो क्रिया का नाम है क्वथन, और जिस ताप पर होती है उसे कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसे उल्टा चलेगा। हमने गैस को ठंडा किया, गैस को यानी वाष्प को ठंडा किया तो वो द्रव में बदल गई, और द्रव को ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाता है। फ्रिज का उपयोग हम घर में करते हैं, फ्रिज में हम पानी रख देते हैं वो बर्फ में बदल जाता है, तो पानी यानी द्रव का ठोस में बदलने की क्रिया हेमन कहलाती है। जिस ताप पर होती है उसे हेमांक कहते हैं। द्रव का ठोस में बदल जाना, पानी का बर्फ में बदल जाना, ये जो क्रिया हेमन कहलाती है, जिस ताप पर होती है उसको हेमांक कहते हैं। और गैस का वाष्प में बदलने के लिए गैस को ठंडा करना पड़ता है, इस क्रिया को द्रवण कहते हैं। जिस ताप पर होती है उसे द्रवणांक कहते हैं। तो जब अवस्थाएं बदलती हैं, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, तो ध्यान रखना है आपको कि जब ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलेगी तो गर्म करना है, और उल्टा है जब गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में बदलेगी तो उसको ठंडा करना है। यहाँ पर ये गलन, गलनांक, क्वथन, क्वथनांक का नाम है। ये क्रियाएं हैं, गलन, क्वथन, द्रवण, हेमन, ये क्रियाओं के नाम है। और गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हेमांक ये ताप का नाम है। जैसे गलन की परिभाषा बताओ, गलन और गलनांक की, तो वह क्रिया जिसमें ठोस द्रव में बदल जाता है, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, उस क्रिया को गलन कहते हैं। जिस ताप पर होती है उसे हम गलनांक कहते हैं। फिर आपने पूछा क्वथन और क्वथनांक की परिभाषा बताओ, तो वह क्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प या गैस में बदल जाता है उसे क्वथन कहते हैं, और जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर तो आपने पहला बिंदु पढ़ लिया, दूसरा बिंदु पढ़ लिया, तीसरा बिंदु पढ़ लिया, ये तीनों बिंदु हो गए। अब आ जाते हैं अपन अगले बिंदु पर। ध्यान देंगे आप, हमको अगला पढ़ना है भौतिक और रासायनिक क्रिया और उसके प्रकार। जैसे आपने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, पदार्थ दोबारा मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें पदार्थ मूल अवस्था में दोबारा प्राप्त नहीं होता उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक और रासायनिक क्रिया। तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया वैसी वह क्रिया जिसमें पदार्थ को वापस मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है वो भौतिक क्रिया, और वह क्रिया जिसमें मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता वो रासायनिक क्रिया। ऐसा परिवर्तन के अनुसार क्रिया की परिभाषा। अब आप रासायनिक क्रिया का मतलब समझे। हमने दो
रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया ये होती है पदार्थों को मिलाने पर नए पदार्थ का निर्माण होना रासायनिक क्रिया कहलाता है। मिलाए जाने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थों को हम क्रियाफल कहते हैं। अब इसको आपको समझना है। ऐसी क्रिया जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं या तीव्र क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है वो तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक प्रक्रिया ली, इसमें NaCl का विलयन लिया और हमने इस विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को डाला। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को डालोगे यहाँ सफेद अवशेष बन जाएगा, तुरंत क्रिया हो जाएगी। इसको हम तात्कालिक या तीव्र क्रिया कहते हैं। NaCl में हमने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो नीचे अवक्षेप के रूप में तुरंत मिल जाता है। तो वह क्रिया जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है उसे तीव्र क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उसे मंद क्रिया कहते हैं, मंद या धीमी क्रिया। अब आप जानते हो कि आयरन लोहे को खुले में रखने पर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है नमी की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में और ऑक्साइड बना लेता है जिसको हम जंग कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना ये धीमी क्रिया है। लोहे को खुले में छोड़ दो और लोहा बहुत समय बाद धीरे 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 उस पर जंग लगती है। ये क्रिया धीमी क्रिया, मंद क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कम समय लगता हो, जो कम समय में पूर्ण हो जाती हो वो तात्कालिक, जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता हो वो मंद या धीमी क्रिया कहलाती है। यानी ये जो है वेग के अनुसार, यानी क्रिया के वेग के अनुसार कितने प्रकार हैं? क्रिया के वेग के अनुसार दो प्रकार है रासायनिक क्रिया के, तात्कालिक क्रिया और मंद क्रिया। अब दिशा के अनुसार रासायनिक क्रिया के दो प्रकार है। वह क्रिया जो केवल एक दिशा में होती है वो अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जो केवल एक दिशा में होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। और वह क्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है वो उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। यानी ये कहलाते हैं अभिकारक, ये कहलाता क्रियाफल। आपने अभिकारक को मिलाया और क्रियाफल मिल गया, इसके बाद दोबारा आप क्रियाफल से अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते, ये कहलाती अनुत्क्रमणीय क्रिया। और यह क्रिया जो कि अभिकारकों को मिलाया क्रियाफल बन गया और क्रियाफल से वापस अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लें। इसको जो बाएं से दाएं तरफ होती है अग्र क्रिया कहते हैं और जो दाएं से बाएं तरफ होती है उसको प्रतीप क्रिया कहते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये अभिकारक है, ये क्रियाफल है, जिसमें अभिकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से अभिकारक दोनों दिशाओं में क्रिया होती है उत्क्रमणीय। जिसमें एक दिशा में क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। तो दिशा के अनुसार दो प्रकार हुए। अब उत्पन्न यानी ऊष्मा के अनुसार, ऊष्मा के अनुसार ध्यान देंगे। आपने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को मिलाया और अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन किया। जहां पर अमोनिया गैस को बनाया जाता है, औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, वहां पर ठंडक उत्पन्न हो जाती है। जहां पर ये क्रिया चलती है वहां पूरी फैक्ट्री ठंडी हो जाती है, यानी वहां ऊष्मा का शोषण हो जाता है। तो इसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी क्रिया। और हम जब रंग रोगन करते हैं घर में दीपावली के समय, जब हम पुताई वगैरह करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हम चूल्हे को
चूने को हमने पानी में मिलाया तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना प्लस ऊष्मा, यानी आपने क्या किया कि चूने को पानी में जैसे ही मिलाया तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। आपने देखा होगा चूना आपने मिलाया पानी में, घड़े में या बाल्टी में आपने पानी रखा और जैसे चूना डाला उबलने लगता है, तो वह क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा छेपी क्रिया, और ये कहलाती है ऊष्मा छेपी क्रिया। और जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, जिसमें ऊष्मा की कमी होती है, उसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया के टोटल 6 प्रकार हैं। दिशा के अनुसार 2 प्रकार, ये वेग के अनुसार 2 प्रकार, ऊष्मा उत्पन्न होने के अनुसार 2 प्रकार। तो आपको एक चीज ये समझ में आ गई कि रासायनिक क्रिया और उसके कितने प्रकार होते हैं, अभिकारक क्या होता है, क्रियाबल क्या होता है, ये हमने बता दिया। ध्यान दीजिए, अपने को तो अध्ययन करने के भी और भी सामग्री है। अगर आपको अभी ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो लाइक कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अगले पार्ट पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।